वैसे तो आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस ETF इन्वेस्टिंग या ETF ट्रेडिंग पर ही देखी होंगी, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिस पे मैं बेस्ट 5 स्टॉक्स जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है ये, जो गलत भी हो सकता है, मैं पहले ही ये क्लियर करना चाहूँगा। वो 5 स्टॉक्स जो मुझे लॉन्ग टर्म SIP रूट से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं, उन स्टॉक्स पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा अपने सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का, बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग देने की कोशिश करूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी प्राइस या किसी स्टॉक पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप उस बिज़नेस में बिलीव करते हैं, उस कंपनी पे बिलीव करते हैं, तभी आप उसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक तो एक बाय प्रोडक्ट है कंपनी के परफॉर्मेंस का। अब हमें 4 चीज़ें ऐसी मेन क्या चेक करनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो दिखाना चाहूँगा आपको। मेन 4 चीज़ें हैं। बिज़नेस, कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी करती क्या है, क्या आपको उसका बिज़नेस समझ आता है कि कंपनी क्या कर रही है। उसके फाइनेंशियल्स, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसे कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रो करे हैं, कैसे कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करे हैं, कंपनी पे ज़्यादा डेट तो नहीं है। थर्ड चीज़ है मैनेजमेंट का क्लीन होना और मैनेजमेंट का कॉरपोरेट गवर्नेंस को अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमने रिसेंट में एग्जांपल्स देखे हैं, येस बैंक और पास्ट में कई एग्जांपल्स देखे हैं, सत्यम, DHFL, जहाँ पे इन्वेस्टर्स की वेल्थ इरोड हुई है लिटरली बिकॉज ऑफ बैड कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस में। लास्ट चीज़ है वैल्यूएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं अपने आज के 5 SIP स्टॉक्स को एनालाइज करने में। पहला स्टॉक वो है, पहले मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा जिस पे आप गेस कर सकते हैं कि वो कंपनी कौन सी है। हो सकता है कंपनी को पहचान पाएँ, हो सकता है ना पहचान पाएँ। जो मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं या जिन्हें कंपनीज़ के बारे में पता है या वो क्या कर रही हैं, तो काफ़ी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। पहला स्टॉक वो है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है पर्सनली। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू स्टॉक्स अवेलेबल इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स करंटली। वो एक ऐसा कंग्लोमरेट है जिसके पार्ट्स ऑफ द बिज़नेस, मतलब अगर हम अपने उसके बिज़नेस को डिवाइड कर दें डिफरेंट 2, 3, 4 पार्ट्स में, तो जो वैल्यूएशन निकल कर आएगी वो वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है उस कंपनी का स्टॉक जो कि इन सारे बिजनेसेस को होल्ड करता है। थर्ड चीज़ ये है कि 80% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ऑब्वियसली नंबर 1 कंपनी है अपनी इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री में इसका 80% मार्केट शेयर है जहाँ से ये मेजर रेवेन्यू अर्न करती है। एंड ये कंपनी टारगेट कर रही है कि 2030 तक 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे अपने दूसरे बिगेस्ट बिजनेस सेगमेंट से। अभी तक काफ़ी लोगों ने स्टॉक का नाम गैस कर लिया होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हैं। इस स्टॉक का नाम है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। आइए देखते हैं कि चारों पैरामीटर्स पर ITC कैसी कंपनी है। मार्केट कैप वाइज देखें तो 2,60,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी है, इवन मोर लार्ज कैप कंपनी से भी बड़ी कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 1920 के PE पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप निफ्टी इंडेक्स का PE आज जाकर देखें तो वो ही 35-40 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ती कंपनी है ये। ROCE एंड ROE वेल अबव 25 एंड 30% है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव है, 5%। अगर आपको कंपनी से इनकम चाहिए तो ये इनकम जनरेटिंग स्टॉक भी है, मतलब वैल्यू स्टॉक तो है, मतलब यहाँ से स्टॉक प्राइस के ग्रो करने की पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है ही। साथ में कंपनी की करंट इनकम भी बहुत अच्छी है डिविडेंड यील्ड के रूप में। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के, तो कंपनी की सेल्स मार्च 2009 में जहां 16,500 करोड़ थी, वहां से बढ़कर मार्च 2020 तक 49,000 करोड़ हो गई।
वहीं प्रॉफिट 3,325 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ हो गया। तो अगर हम 10 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ तो सेल्स ग्रोथ से भी ज़्यादा है, 14%। वहीं स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप 10 साल देखें, 5 साल देखें और 3 साल देखें तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट जो हैं वो पॉजिटिवली ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले 10 सालों में, बट स्टॉक वहीं का वहीं है। मतलब 10 सालों में 6% की परफॉर्मेंस, 3 सालों में तो नेगेटिव परफॉर्मेंस है स्टॉक की। मतलब हर साल 6% से नीचे गया है स्टॉक। और काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में इस कंपनी का डीमर्जर हो जाए एंड कंपनी अपने टोबैको, एफएमसीजी, होटल बिजनेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो उस समय काफ़ी वैल्यूएशन अनलॉकिंग का स्कोप है। नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट स्टॉक वो है जो लीडर है अपनी इंडस्ट्री में एंड रिसेंटली उसको निफ्टी 50 इंडेक्स में जगह मिली है। ये हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है इंडियन मार्केट में विद ह्यूज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी स्टिल अनटैप्ड है, जिन्होंने इस प्रोडक्ट का यूज़ ही नहीं किया है अभी तक। इस प्रोडक्ट की डिमांड में काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया है पोस्ट कोविड-19। एफडीआई लिमिट भी इस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है रिसेंटली। तो उस रास्ते से भी काफ़ी पैसा आना है इस इंडस्ट्री में। अब आप लोगों में से कई लोग पहचान गए होंगे कि ये स्टॉक कौन सा है। आइए देखते हैं। ये स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। क्यों मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है? बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर ही काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। मतलब इतना स्कोप है मार्केट में जितना हम सोच भी नहीं सकते। आइए देखते हैं कि चारों पैरामीटर्स में ये कंपनी कैसी दिखती है। हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देखें तो ये 1,35,000 करोड़ की कंपनी है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है, लीडर भी है, मतलब नंबर 1 कंपनी है इन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। कंपनी का पी अगर हम देखें तो 100 का है, जो कि काफ़ी महंगा लगता है। मैं ऐसे स्टॉक्स से काफ़ी देखकर समझकर उनमें इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे वैल्यूएशंस इतनी हाई हों। बट क्योंकि ये सेक्टर ही अपने आप में काफ़ी अनटैप्ड है और काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, सेकेंडली ये कंपनी लीडर है अपनी इंडस्ट्री में, उस वजह से एसआईपी के रूट से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना उतना ख़राब नहीं दिखता जो लमसम अमाउंट में अभी इस वैल्यूएशन पर लगता है। इस वैल्यूएशन में चेंज आ सकता है, मतलब कंपनी की पी गिर सकती है आने वाले टाइम में, बट बिकॉज ऑफ सेक्टर लीडरशिप एंड कंपनी लीडरशिप विद इन दैट सेक्टर ये स्टॉक महंगा ही रहने वाला है। मेरे हिसाब से ये एक्सपेंसिव ही रहेगा कंपनी की। अब ये फाइनेंशियल कंपनी है तो इसको पी पे इतना देखना सही भी नहीं होगा। आरओसी और आरओई कंपनी की अच्छी खासी 20% पर हैं। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है बिकॉज ये ग्रोथ स्टॉक है, बट कंपनी के ऊपर डेट भी कोई नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट देखें कंपनी का इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है तो वो ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल डेट है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें तो मार्च 2013 में जहां कंपनी की सेल्स 14,000 करोड़ थी वहां से बढ़कर 29,700 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 447 से बढ़कर 447 करोड़ से बढ़कर 1297 करोड़ हो गया है। अगर हम इसको इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले कुछ सालों में तो सेल्स फ्लैट टू नेगेटिव दिखती है, वहीं प्रॉफिट जो है पिछले 5 सालों में 9% की कैगर से और 3 सालों में 11% की कैगर से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस ने उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जितना कंपनी के बिजनेस ने किया है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। मे बी बिकॉज ऑफ द सेम एक्सपेक्टेशंस कि ये कंपनी और ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा आने वाले टाइम में, इस वजह से स्टॉक्स आगे भाग रहा है अपने फाइनेंशियल से। बट स्टिल ये अच्छी कंपनी है, अच्छा सेक्टर है, अच्छा ग्रुप है। दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द पिक्स इन माय बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर एसआईपी। थर्ड स्टॉक पर चलते हैं। तीसरी कंपनी वो ग्रुप है जो कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड बिजनेस ग्रुप्स है इन इंडियन मार्केट विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड।
फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो इंडिया की या किसी भी इकॉनमी का बैकबोन है। ये मैं अपनी काफ़ी पहले वीडियोस में बोल चुका हूँ। सो दिस ग्रुप हैज़ ऑल हाउसिंग फाइनेंस, बैंक, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस एंड अदर वर्टिकल्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड ये रीजनेबली वैल्यूएड कंपनी है विद लीडरशिप इन एवरी बिजनेस इट ओन्स। हो सकता है आप इस कंपनी को पहचान पाए हों, हो सकता है ना पहचान पाए हों। तो ये कंपनी का नाम है एचडीएफसी लिमिटेड। हाँ जी, वो एचडीएफसी जो कि एक पेरेंट और होल्डिंग कंपनी है इन सारे स्टॉक्स की, इन सारी कंपनीज़ की। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस, एर्गो, एचडीएफसी एर्गो, राइट, वो अभी लिस्टेड नहीं है। तो एचडीएफसी लिमिटेड स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और इस कंपनी का अपना बिजनेस भी है, मतलब इस स्टॉक को आप ओन करते हैं तो आप एचडीएफसी के हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही में क्योंकि ये कंपनी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी है, बाकी अदर बिजनेसेस लाइक एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ एंड एचडीएफसी एएमसी, तो आप उनमें भी एक्सपोजर ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है, इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टाइम पर। अगर हम इस कंपनी को फिर से उन 4 फाइनेंस पैरामीटर्स पर देखें तो ये कंपनी अच्छी लगती है। मार्केट कैप वाइज कंपनी की मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, जायंट कैप स्टॉक है। पी भी कंपनी की रीजनेबल है 26.1 की। आरओई आरओसी 11%, 18%। फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर दिस काइंड ऑफ आरओसी एंड आरओई आर गुड। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.83% है। एंड कंपनी पर डेट तो नहीं है, बट डेट इसलिए दिखेगा बिकॉज कंपनी का बिजनेस लोन देने में है, तो इसलिए कंपनी कस्टमर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करती है, जो उसके लिए एक तरह से डेट के बराबर होते हैं। बट दैट्स द कोर ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, राइट। अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 11,600 करोड़ था मार्च 2009 में, वहाँ से बढ़कर 1,01,000 करोड़ हो गया है मार्च 2020 में। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है पिछले 10 सालों में। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,300 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ हो गया है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है 10 सालों में, जहाँ सेल्स 15% की कैगर से ग्रो करी है, वहीं प्रॉफिट 21% की कैगर से ग्रो करा है, बट स्टॉक ने 14% की ही ग्रोथ दिखाई है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी महंगा नहीं लगता, मतलब रीजनेबल वैल्यूड है पर महंगा वैल्यूड नहीं है। प्रमोटर ग्रुप एचडीएफसी ग्रुप इज़ नोन फॉर देयर ट्रैक रिकॉर्ड एंड देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उस हिसाब से भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। चलिए हम अपने अब 4th स्टॉक पर चलते हैं। और 4th कंपनी वो है जिस कंपनी के ग्रुप का नमक खाया है हम सब ने। लीडर इन इट स्पेस एंड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी इन निफ्टी 50 इंडेक्स। अभी तक शायद काफ़ी लोग इस कंपनी को पहचान चुके होंगे। वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड-19 इसीलिए पॉसिबल हुआ इन्हीं तरह की कंपनीज़ के वजह से। हाईली कॉर्पोरेट गवर्नड कंपनी, तो ये कंपनी अपने आप में एक हाईली कॉर्पोरेट गवर्नड है। इसका ग्रुप भी अपने आप में काफ़ी बड़ा ग्रुप है इंडियन इंडस्ट्री का। पहचान लिया होगा मेरे हिसाब से अभी तक सबने। हाँ जी, ये स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस। आईटी सेक्टर में जायंट, आईटी सेक्टर में लीडर। आइए जानते हैं ये स्टॉक कैसा उतरता है हमारे 4 पैरामीटर्स पे। कंपनी की मार्केट कैप 11,33,000 करोड़ है, मतलब सिर्फ मेरे हिसाब से रिलायंस ही है जिसकी मार्केट कैप इससे ऊपर है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी है अपने साइज़ में भी, बट फिर भी कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है अपने बिजनेस में। तो इस स्केल पर ग्रो करना और इतने ऊपर अपने प्रॉफिट्स को रखना एंड रेवेन्यूज़ को, मार्जिन्स को रखना अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। इसका मतलब कंपनी को बिज़नेस करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है एंड रेनाउंड ग्रुप से है, टाटा ग्रुप से है। पी कंपनी का 35 बिकॉज लीडर है, तो सस्ता होने का तो सवाल ही नहीं है, तो रीजनेबली एंड एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं हम इसको। कंपनी का आरओसी और आरओई देखिए
48% का ROC एंड 37% का ROE, दैट्स फिनोमिनल। यही कंपनी की एक्सपेंसिव होने को जस्टिफाई करता है। डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। एंड अगर हम इसके फाइनेंशियल्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें तो मार्च 2009 में जहाँ 27,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो मार्च 2020 में बढ़कर 1,56,000 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से बढ़कर 32,000 करोड़ हो चुका है। मतलब अगर हम सेल्स में ग्रोथ देखें तो पिछले 10 सालों में 18% की ग्रोथ आई है। वहीं प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट सेम 17% की ग्रोथ आई है। स्टॉक प्राइस में भी 18% की ग्रोथ आई है। पिछले 5 सालों में देखें तो सेल्स और प्रॉफिट के मुकाबले स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, बिकॉज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं सब इन्वेस्टर्स को। इसमें 10 सालों में देखें तो सब इन लाइन ही परफॉर्म करे हैं। तो तभी हम कहते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म प्राइस फॉलो कंपनीज फाइनेंशियल्स, तो वो ये दिख रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छी वैल्यूड है, महंगी लगेगी ही बिकॉज लीडर है अपने सेक्टर में, तो इसलिए ये स्टॉक मैंने चुना है। और लास्ट स्टॉक जो है मैंने चॉइस रखी है 2 कंपनीज़ में, उसमें से अब आप चुनिए फाइनल कि आपको कौन सी में इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से दोनों ही कंपनी बढ़िया हैं। अगर किसी को दोनों में करना है तो वो दोनों में भी कर सकता है, बट बिकॉज मैंने 5 स्टॉक्स ही देने थे यहाँ पर, तो मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ता हूँ। आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। हर घर कुछ कहता है एंड टेक्नोलॉजी इज़ द न्यू ऑयल रिस्पेक्टिवली आर द 2 थीम्स। ये 2 थीम्स हैं जिस पर ये कंपनीज काम कर रही हैं। इन टैगलाइन से ही समझ आ गया होगा कि कौन सी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों ही कंपनीज कंजम्पशन स्टोरी ऑफ इंडिया को बिलोंग करती हैं एंड दोनों की जगह है निफ्टी 50 में अगेन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है, एंड टेक्नोलॉजी इज़ द न्यू ऑयल, जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आइए देखते हैं कि ये दोनों कंपनीज भी कैसी उतरती हैं हमारे चारों पैरामीटर्स पे। एशियन पेंट्स को देखें तो 2,40,000 की करोड़ की कंपनी है, 75 ईयर्स पुरानी कंपनी है एंड स्टिल लीडर है अपने सेगमेंट में। 53% मार्केट शेयर है इंडियन पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स का। ROC और ROE देखिए 30% एंड अबव। तो ये कंपनी फिनोमिनल है, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, इसलिए एक्सपेंसिव होना ऑब्वियस है। इस कंपनी का 87.4 की PE है। उसके बाद अगर हम टॉप लाइन बॉटम लाइन देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 5,000 करोड़ जो 2009 मार्च में था, वो बढ़कर 20,000 करोड़ हो चुका है मार्च 2020 में। वहीं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 398 करोड़ से बढ़कर 2,700 करोड़ हो चुका है। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक ग्रोथ को देखें तो सेल्स और प्रॉफिट 12 to 13% ग्रो करे हैं पिछले 10 ईयर्स में। स्टॉक 26% ग्रो करा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सपेंसिव है। थोड़ी करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन भी आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, आगे आने वाले 10 से 20 सालों के लिए होल्ड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है। सेकंड स्टॉक पर चलते हैं जो कि 5th स्टॉक में सेकंड चॉइस थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का दबदबा तो सबने देखा है पिछले 1 साल में। जो डील्स हुई, जियो का आना, कैसे मार्केट को डिसरप्ट करना, रिलायंस ग्रुप बखूबी जानता है कि मार्केट को डिसरप्ट कैसे करना है। तो वही सब ने देखा। 13 लाख करोड़ की कंपनी है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है इंडियन स्टॉक मार्केट में इस कंपनी की। 32 के PE पर ट्रेड कर रही है। ROC एंड ROE 10% के आसपास है। तो कंपनी रीजनेबली टू एक्सपेंसिव तो है। लीडर है अपनी सेगमेंट में, लीडर है इंडियन मार्केट्स में, वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड कंपनीज़ है। तो ये सब होना तो लाजमी है। अगर कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें तो जहां मार्च 2009 में 1,51,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो मार्च 2020 में 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट 14,900 करोड़ से बढ़कर 39,300 करोड़ हो चुका है। सेल्स और प्रॉफिट ने तो 10-11% की ही ग्रोथ दिखाई है, बट स्टॉक प्राइस 15% की ग्रोथ दिखा चुका है, 15% पर एनम पिछले 10 सालों में। और इस स्टॉक में भी काफ़ी अनटैप्ड वैल्यू दिखती है मुझे, बिकॉज रिलायंस रिटेल, जियो, ये सब इसी का पार्ट हैं जो आने वाले टाइम में डीमर्ज हो सकते हैं कंपनी से एंड और काफ़ी वैल्यू अनलॉक हो सकती है उस टाइम पे। ये सब वो 5 स्टॉक्स थे जिस पे
लॉन्ग टर्म के लिए SIP मोड से इन्वेस्ट करके मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट हो सकती है। होप आप सबको हमारा एफर्ट पसंद आया हो और इस तरह की नई वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर हम आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब भी समझ पाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करे लोगों के बीच इस वीडियो को। किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रीच आउट कर हमें पूछ सकते हैं। मेरी ये बिल्कुल कोशिश रहेगी कि मैं नई वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँ एंड आपके लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, बाय बाय।